हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब ने पिछले दो पार्ट से देखकर अपना 65 क्वेश्चंस मैच कर लिए होंगे। तो अब मैं लेकर आया हूँ सीए फाउंडेशन जनवरी 2021 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के पेपर का सजेस्टेड आंसर पार्ट 3, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 66 से डिस्कस करे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है सेबी, आरबीआई एंड आईआरडीए आर। तो सेबी, आरबीआई एंड आईआरडीए आर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है? एडिशनल यूनिट इन टोटल प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट टू फैक्टर। जब हम लोग फैक्टर में एक्स्ट्रा आउटपुट एम्प्लॉय करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके फाइन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, डैश इज अ रूट मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजन। विजन इज द रूट मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। ओके फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से है, जिसमें आपका एक टॉपिक था पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है वो बताना है। तो यहाँ चार लोग हैं, चारों ने एक एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें से एक ने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए पहले चारों के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है रमा का, जो कह रही है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज़ पुअर। ओके। फिर मनोज कह रहे हैं डोंट वरी, प्राइस इंक्रीजेज विल कंपनसेट फॉर फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। फिर थर्ड मीरा कहती हैं वेदर अफेक्ट क्रॉप yields, सम ईयर्स आर बैड एंड सम आर गुड। ओके। फिर लास्ट भारती कहती हैं द गवर्नमेंट आउट टू गारंटी दैट इनकम विल नॉट फॉल इन दिस कन्वर्सेशन। ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता क्या है। दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं आपके, एक पॉजिटिव एंड एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होता है जब हम चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं कि जो चीज़ें ऐसी हैं वो ऐसी ही हैं। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है जब हम ओपिनियन सजेशन टाइप की चीज़ें करते हैं। जैसे हम किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे यू शुड डू दिस थिंग लाइक दिस एंड यू ऑट टू, या हम लोग किसी को भी सजेशन या ओपिनियन देते हैं, वहाँ हम एग्जैक्ट बात नहीं करते, तो उस टाइप के स्टेटमेंट को नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारती, जिसमें भारती कह रही है द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट इनकम विल नॉट फॉल इन दिस कन्वर्सेशन। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करते हैं। दैश इज साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कॉमोडिटी और इंस्ट्रूमेंट। दिस साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशंस इन टू डिफरेंट मार्केट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्बिट्रेज। जब हम लोग साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉमोडिटी एंड इंस्ट्रूमेंट का, ताकि हम उस का बेनिफिट किसी और डिफरेंट मार्केट में प्राइस वेरिएशन से उठा सके, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ओके फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है जब दो और दो से ज़्यादा एंटिटीज़ एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं और अपना ट्रांसफ़र कर देती हैं सारा नेट एसेट एक न्यू एंटिटी क्रिएट करने में, एक न्यू पर्पस के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट ऑकर व्हेन एंटिटीज ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट्स टू अ न्यू एंटिटी क्रिएटेड फॉर द पर्पस। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू अनदर टू द नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट इज कॉल्ड। तो जब हम लोग एक ट्रांजेक्शन को एक सेटलमेंट पीरियड से लेकर दूसरे सेटलमेंट पीरियड तक ले जाते हैं बिना ही हम लोग डिलीवरी एंड पेमेंट को अफेक्ट किए हुए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बदला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बदला। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज़ नॉट लोकेटेड इन। तो सेबी के रीजनल ऑफिस चार शहरों में लोकेटेड है, जिसमें आपका आता है चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद
एंड दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़, क्योंकि रीजनल ऑफिस सेबी का चंडीगढ़ में लोकेटेड नहीं होता है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ सेबी फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से भी सेबी में एक मेंबर होना कंपलसरी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, पोसोको इज अ सब्सिडरी ऑफ, तो पोसोको इज अ सब्सिडरी ऑफ पीजीसीआईएल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पीजीसीआईएल। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 76, सेबी वाज फॉर्मरली नोन एज, तो सेबी को हम लोग फॉर्मरली इंपीरियल बैंक से जानते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंपीरियल बैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, 1% इक्विवेलेंट टू, तो 1% इक्विवेलेंट टू 1 बेसिस पॉइंट। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 जो कि ऊपर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो 75 बेसिस पॉइंट इक्विवेलेंट टू, तो 75 बेसिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.75%। जब किसी ने मुझे ये क्वेश्चन सजेस्ट करा तो उस समय तो मैं भी भूल गया कि मैंने यहाँ ये कहाँ पढ़ा था, बट ये आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वाले चैप्टर में भी इससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाएंगे, और ये आपको बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में भी इससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाएंगे। ओके फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मैनी मैक्सिमम मेंबर्स इन अ बैंकिंग फॉर्म, तो एक बैंकिंग फॉर्म में मैक्सिमम मेंबर्स 20 हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20। फाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80, विच साउंड फाइनेंशियल कंपनी हैज, विच साउंड फाइनेंशियल कंपनी पे डिविडेंड टू होल्डर्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ब्लू चिप कंपनी। ओके फाइन। तो मैंने क्वेश्चन 80 तक डिस्कस कर दिए हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन और थे, बट उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कि वो क्वेश्चन सही में एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बतानी थी। फाइन। तो उस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बतानी थी कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो कई लोगों ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट नहीं, डेलीगेशन का क्वेश्चन था। फिर कई लोगों ने इसे करेक्ट करा कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, और उसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताना था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मैं सिंपली पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन बताऊँगा। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप उस हिसाब से लगा लेना कि आपने डिस्प्लेसमेंट का सही करा था कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है, जैसे दो गवर्नमेंट मोबाइल सेक्टर में थे, जैसे बीएसएनएल थे, एमटीएनएल था। तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि जिस चीज़, डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि हम किसी चीज़ को, कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है, अगर हम उसे चाहते हैं कि हम इसे ख़त्म भी, हटाएं भी ना और ये रहे भी ना। जैसे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का दो था, एक था बीएसएनएल और एक एमटीएनएल था। तो गवर्नमेंट उसे बंद करना चाहती थी, उन्हें हटाना चाहती थी, पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऐसे नहीं हटा सकती थी, तो उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ करा कि वो आए, वो अपना काम वहाँ चालू करे। तो इतनी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आई, उन्होंने अपना, जैसे एयरटेल, जियो, रिलायंस, इतने सारे आ गए कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इनकी डिमांड बहुत कम हो गई, और ये धीरे धीरे पीछे सरकने लगे। तो गवर्नमेंट ने इसे बंद नहीं करा, पर ये धीरे धीरे डिस्प्लेस हो गए, इनके जगह नई चीज़ें आ गई और ये धीरे धीरे डिस्प्लेस हो गए। यानी ये चीज़ें हैं लेकिन ना के बराबर ही हैं। तो उस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किया गया है। ओके फाइन। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट होता है द प्राइवेट इंटरप्राइजेज एक्सपेंड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी। ओके फाइन। Deregulations facilitates privatization if it enables private sector to challenge a government monopoly. The government monopoly through BSNL and MTNL has been displaced by the private sector. तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो डेफिनेशन में भी आप पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थ्रू BSNL एंड MTNL वो डिस्प्लेस कर दी गई प्राइवेट सेक्टर। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही करा गया था कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आने की इजाज़त दी, प्राइवेटाइजेशन अलाउ करा, जिससे बीएसएनएल एंड एमटीएनएल डिस्प्लेस हो गए, बंद नहीं हुए लेकिन डिस्प्लेस हो गए, यानी ख़त्म नहीं हुए लेकिन ख़त्म भी हो गए। ये आप समझ सकते हैं। आई होप मैंने ठीक से एक्सप्लेन करा हो। तो फाइन। अगर आप में से किसी के पास भी और क्वेश्चंस हैं या किसी को कोई क्वेश्चन याद आ रहा है, तो वो क्वेश्चन प्लीज़ मुझे शेयर करें मेरे इंस्टा आईडी पर। ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे इस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। और एक चीज़ और,
अगर आप लोग को कोई टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स को मैथ्स और लॉ में डिफ़िकल्टीज होती है फाउंडेशन लेवल पे, तो अगर आपको मैथ्स या लॉ का कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए कि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, तो आप मुझे इंस्टा पर बोल सकते हैं। मैं उस पर एक अच्छी सा वीडियो बनाकर उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको आई होप समझ में आ जाएगी मेरी एक्सप्लेनेशन। ओके फाइन। तो अगर कोई भी टॉपिक, अगर आपको मैथ का कोई टॉपिक लगे या कोई क्वेश्चन ही लगे जो जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए हो, तो आप क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हैं। या लॉ में भी किसी केस स्टडी का सॉल्यूशन चाहिए हो या आंसर कैसे लिखना है, तो आप वो मुझे भेज कर या मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फाइन। तो चलिए, ये मेरा इंस्टा आई डी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आए तो आप मुझे ज़रूर भेजना, और अगर मुझे मिलता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरे क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो सारे कवर कर दूंगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।